डियर स्टूडेंट फ्रेंड, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बीयू एग्ज़ाम को देखते हुए। आज अलग अलग विषय पर कुछ क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करते हैं जो बीयू परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए, पहला है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? तो पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बगोर से और दूसरे क्वेश्चन है, नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था गुप्त काल से। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ये भी पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। अभी आप पहले क्वेश्चन में पढ़े थे, पाषाणिक स्थल में पशुपालन के साक्ष्य मिले थे भगोर में, सेम तीसरे क्वेश्चन में भी यही पशुपालन से संबंधित बागोर है। तीसरा क्वेश्चन है, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पटपरा जमाव है, खतौनी जमाव है, बाघोर जमाव है, सिंघावल जमाव है। तो इनको सही क्रम में बैठाना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि सिंघावलोकन, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किसी एक चीज़ को पकड़िए। जैसे सिंघावलोकन जमाव सबसे पहले होता है 4 नंबर। अब 4 नंबर देखिए, तो 4 नंबर बी और डी में है। दूसरा क्या होता है? पटपरा जमाव होता है। दूसरा पटपरा जमाव होता है। तो 4 और 1। अब 4 और 1 देखिए, तो ये इस क्वेश्चन में, तो इसलिए ये आंसर सही होगा। उसके बाद चौथे क्वेश्चन में आइए, ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, सी है दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो आपको पता है कि हमेशा ज़्यादातर वैदिक काल से ही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपने देखा होगा, ज़्यादातर इसी उसमें दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका आंसर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, उत्खलित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, पशुपालन का मध्य पूर्व पाषाण काल में, उत्तरी पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। ये नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन में, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या प्रोटो ऐतिहासिक पाषाण काल में? तो खाद्यान्नों की कृषि से संबंधित नवपाषाण काल में ही है, इसलिए ये क्वेश्चन सही होगा। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक के दफनाने के स्थानों के रूप में, मंदिर के रूप में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बृहद मृतकों के दफनाने के स्थानों के रूप में हुई है पाषाण स्मारकों की पहचान। उसके बाद 9वें क्वेश्चन में आइए, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल में संबंधित है? कोल्ढिवा टीला, तो इसमें से उदिहाल टीला भी सही है, गुन कुल्लू टीला ही है, बी क्वेश्चन सही है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार,
शिल्पकर्म, व्यापार। तो पहला क्या है हमारा, प्राचीन काल से ही क्या था, कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि पर ही हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं, शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं? घघरिया, भीमबेटका, लेखाहिया, आदमगढ़। तो सबसे ज़्यादा भीमबेटका से प्राप्त होते हैं, सर सही है। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? बुर्जहोम, गुम्बकाल, महगड़ा, कुचई। तो आपको इनमें से बुर्जहोम में और गुप्तकाल में तो ये दोनों 1 और 2 सही हैं, तो इसका 4 नंबर सही होगा। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी धौलीवीरा लेटेस्ट है, कालीबंगा भी आधुनिक है, किले गुल मोहम्मद मेहरगढ़ से मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी मिले हैं। उसके बाद 14 नंबर में है, आइए 14 नंबर, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है, तो वह स्थान था आदमगढ़। आदमगढ़ से प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापन 36 है तथा महत्तम समापन 6 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या। इसका आप ने पढ़ा होगा कि LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब यहाँ पर आप रख देंगे दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना है 36 और इंटू महत्तम समापवर्त 6, पहली संख्या कितना है 12। तो आप 12 इधर है तो 3 और 6 18, तो ये कितना आ गया 18, यानी क्वेश्चन नंबर ABC 18 सही हो जाएगा। इसी तरह से x1 x2 x3 xn के माध्यम में तो mx1 mx2 mx3 इस तरह से माध्य का समेसन का जो फार्मूला होता है उस ये होगा C नंबर सही। निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? अब आप इसको देखिए सिंपल तरीके से 2 2 4 2 6, तो कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 6, ये 36 हो गया, ये 36 हो जाएगा। इसमें देखिए 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 इंटू 16, तो ये 2 दूना 4, 4 चौक 16, तो 16 इंटू 16 कर लीजिए 225, 256 होगा इसका, सॉरी 256। इसका 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 या 64 होगा, इसका 64 होगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 या 64, इसका 64 होगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इसका है, तो इस प्रकार से बी क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस प्रकार आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 √7 - 1 बटे √7 + 1 माइनस बराबर a + h √7। जहाँ a b परिमेय संख्या है तो a b की वैल्यू
आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। इसको ax² प्लस bx प्लस c के फार्मूले से, या इसी के अपोजिट से इसको गुणा करेंगे, फिर आंसर इसमें a की वैल्यू आएगी। तो अल्फ़ा बराबर b/a और बीटा बराबर c/a। तो c की वैल्यू और a की वैल्यू रखेंगे तो a, और इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें a आंसर सही होगा। a और b दोनों वास्तविक संख्या हैं। संबंध √ab, तो √a/√b, तो ये सदैव सत्य होंगे। देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं। अगर हम a की वैल्यू 2 रखें और b की वैल्यू भी 2 रखें, तो आप a और b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अंडर रूट के अंदर 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ रखिए 2 दूना 4, अब 4 हो गया। इस तरफ इक्वल टू यहाँ पे रखिए √2 × √2। अब आप 4 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और √2 × √2 √2 हटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 बराबर 2 सदैव सत्य होगा। तो इसमें बी आंसर। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सममित बटन के लिए सत्य कथन है। आपने इसको अगर माध्यिका बहुलक पढ़ा होगा तो बहुलक क्या होता है, यदि हम लिख दें 2 4 6 2 2 8 2, अगर इस नंबर में बहुलक क्या है 2 है, क्योंकि 2 ज़्यादा बार है। तो इस तरह से 2 है 2 है 2 ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो बहुलक। तो आप इसी तरह से माध्यिका और माध्य भी, मिडिल टर्म और माध्यिका का समेसन बटे 2 करते हैं टोटल संख्या को। तो उस प्रकार से आप देखेंगे तो माध्य बराबर होता है, माध्यिका बराबर होता है और बहुलक। तो इस तरह से इसका ए आंसर सही हो जाएगा। सत्य कथन, 2 परिमेय संख्याओं का एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए 2 परिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये गलत है, नहीं होगा। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या है। 2 अपरिमेय संख्याओं को आप गुणा करिए, उसका गुणनफल अपरिमेय संख्या है, भी नहीं होगा। 2 अपरिमेय संख्याओं का अंतर एक अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। डी आंसर। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है, ये सही है। तो इस प्रकार से इसका डी आंसर होगा। क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, देखो 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है। इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या है। 13 क्रमागत संख्याएं का औसत अगर आप निकालेंगे, सबसे बड़ी, देखिए आप इसमें जैसे दिया है क्रमागत इस प्रकार से, तो ये लेंदी हो जाएगा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, एवरेज औसत क्या होता है, टोटल और बटे नंबर। अब आप देखिए औसत 51 दिया हुआ है और टोटल नंबर दिया हुआ है 13 क्रमागत संख्याओं का। तो ये यहाँ ये रखेंगे बटे 13 हो जाएगा, तो 13 ये हो जाएंगे, निकाल लेंगे। और ये जो यहाँ आएंगे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से 39 आएगा। तो सबसे बड़ी विषम संख्या देख लेंगे, उसमें 63 हो जाएगा। 39 + 20 व्यंजक। इसको सॉल्व करेंगे, इसको बॉड मास का रूल फॉलो करेंगे। तो सॉल्व करेंगे जैसे 5 + 5 + 5, तो इसका बॉडमास रूल लगेगा। बॉडमास रूल क्या है, BODMAS। तो बॉडमास के हिसाब से ब्रैकेट वाला करेंगे
ऑफ मल्टीपल करेंगे, डिवीज़न करेंगे, तो इस क्रम में करेंगे तो इसको हल कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ 14 14 14 14, 1 2 3 4, 4 बार 14 है। 25 देख लीजिए, नहीं है, 14 हो गया। 18 देखिए, 1 2 3 बार ही, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा है? 14 है। जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो वही बहुलक होता है। तो वेरी सिंपल। एक परीक्षा में 6 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की माध्यिका निकाल सकते हैं आप। ये देखिए 61 है, 51, 53, 33, 47 और 41 की माध्यिका। आप इसको जोड़िए और 3 3 6, तो माध्यिका आ जाएगी। तो किस प्रकार से माध्यिका आएगी? एक परीक्षा में 6 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का, तो इसका आंसर 49 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट, इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा यू आकार का, उल्टा वी आकार का, उल्टा एल आकार का, उल्टा यू आकार का होता है। ये हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। देखिए पीसीएस 2019 में भी पूछा गया है। यू आकार का मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण और आधुनिक पर्यावरण। तो ये एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। कौन है? परजीवी, वियोजक, उत्पादक, उपभोक्ता। तो इसमें उत्पादक होते हैं। पर्यावरण का क्या अर्थ है? मानवीय परिवेश, प्राकृतिक परिवेश, जल, वायु, भूमि और वनस्पतियों प्राणियों के मध्य अंतर संबंध। यही सी सही होगा। अगर कोई 4 ऑप्शन है तो ज़्यादातर एक ट्रिक है ये 80% केस में कि जो बड़ा आंसर होता है ज़्यादातर वह सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें देखिएगा जैसे इस तरह के क्वेश्चन में कभी अर्थ, तो मानवीय परिवेश, प्राकृतिक परिवेश अगर नहीं आ रहा है, कुछ भी आप नहीं जान रहे हैं उससे, अगर आपको टिक करना चाह रहे हैं तो ये एक लॉजिक लगा करके आप टिक कर सकते हैं। ये देखिए इसमें से कौन सबसे बड़ा डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, तो वो उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन में। आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय? जल, वायु, पौधों, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया में इसके चारों ओर अस्तित्व में है। इन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक बिंदु पर घेरे हुई होती है। भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों की अंत की आत्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। उपयुक्त सभी सही होंगे। पर्यावरण अपकर्म इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से अभिप्राय है। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण सही होता है। मानवीय क्रियाकलापों के विपरीत परिवर्तन लाना सही है। पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन सही है। डी क्वेश्चन सही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दिसंबर 1 को। हम ये याद रखिए, ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन, पीसीएस में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसलिए ये क्वेश्चन
सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, फिर रिपीट हुआ है 2004 में, इसके पहले ये रिपीट हुआ है 2012 में। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। तो ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। तो सबको पता होगा, लगभग होना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार आया है। GS 2009 PCS में, UP PCS मेन में 2006 में आया है। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का क्या आधार होता है? पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक अगर कोई योगदान देता है तो उस क्षेत्र में उसको दिया जाता है। इसका यही क्वेश्चन देखिए, वन रोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान नहीं, दूसरा दिया जाता है। बंजर भूमि के विकास में उत्कृष्ट योगदान, कृषि से संबंधित एक पुरस्कार दिया जाता है। वो वन्य जीवों के संरक्षण अनुसंधान के लिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो पर्यावरण के क्षेत्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद ये नहीं होगा, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए भी नहीं है, मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान के लिए नहीं है, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए होता है। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यूपी लोअर प्री में GS 2003-04 में एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया। तो इसी प्रकार से इसी क्रम में नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए में क्या दिया? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। तो इसमें देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। ये तो सही है। अल्पसंख्यक संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। सही है। तो अब आइए क्वेश्चन देखिए, ए और आर दोनों सही है। आर ए का की सही व्याख्या है? नहीं, व्याख्या गलत है। ये इसकी व्याख्या नहीं, दोनों अपने आप में सही हैं, पर ए बी की व्याख्या। दूसरा ये ए आर दोनों सही हैं, आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सही है। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन ये अपने अपने आप में सही है। ए दोनों सही है, आर कथन, परंतु आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता। वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है, जिसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 है, जिसके तहत सम्मिलित हो गए हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है? बच्चों के शोषण का निषेध करता है 19, 17, 23, 24। तो इसमें 24 है, जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। जो उसके बाद नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? ये क्या है? सामाजिक न्याय, ये तो करता है। राजनीतिक न्याय, ये भी करता है। विचार की स्वतंत्रता, ये भी करता है। पूंजा की समानता, नहीं, पूंजा की समानता की उपलब्धता नहीं करता। आप अपने अपने धर्म के अनुसार अपनी कर सकते हैं, उसमें कोई समानता का नहीं करता। इसलिए क्वेश्चन ये सही है।
कौन सा उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती। तो संविधान की प्रस्तावना पूंजा की समानता के लिए वादा नहीं करती। अलग अलग धर्म के अपने अपने रीति रिवाज कस्टम के आधार पर संपत्ति का अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, ये कानूनी संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24। देखिए फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन, पीसीएस मेन 2017 में आया है। तो ये 24 जो है बच्चों से संबंधित अधिकार है। इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं। ये देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से निषेध करता है? 24 नंबर। तो ये बीओ में 2006 जो री एग्ज़ाम हुआ था उस समय आया था, और ये पीसीएस 2017 में रिपीट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि वे सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत है। 29 सॉरी अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 30 जो है संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन के विषय में तर्कों के का किस जो तर्कों के आधार पर उत्तर देना है। क्या है? पहला कि क्या धर्म को हमारे विद्यालयों में, दूसरा उत्तर क्या है? नहीं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हाँ, धर्म की शिक्षा लड़कों में नैतिक मूल्यों के में सहायक है। केवल तर्क एक प्रबल है, केवल तर्क दो प्रबल। हाँ, धर्म की शिक्षा लड़कों में नैतिक मूल्यों का प्रोत्साहन करती है, तो इसलिए इसमें केवल बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मूल अधिकार नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है? ये भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही? अनुच्छेद 17 में कही गई है। मूलभूत अधिकारों को संविधान में किस वर्ष समाहित किया गया है? 1976 में। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया है। ये तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 1 अप्रैल 2010 में ये प्रभाव में आया था और इसकी घोषणा कर दी गई थी 2009 में, लेकिन प्रभाव में आए 1 अप्रैल 2010 में। इसलिए ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में विचार कीजिए। राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ये संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, नहीं, ये गलत है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा देखिए ऑप्शन में, पहला और दूसरा सही है। यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है और ये संविधान के भाग 3 में सूचित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता नहीं, सामाजिक समानता नहीं, अवसर की समानता नहीं, आर्थिक समानता। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में आप नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे।
ये नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में ये पाते हैं। भाग 2 में इसका उल्लेख है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। वह स्वयं अगर करना चाहे परित्याग तो बिल्कुल खो देंगे। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता, अगर वह दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तब भी चले जाए। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करते नहीं, ऐसा नहीं, विवाह करने से नागरिकता नहीं जाती। सरकार की आलोचना करता है, सरकार की आलोचना करने से भी नागरिकता नहीं जाती है। तो 1 और 2 सही हैं। तो 1 और 2 सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों के विधान सभाएं सम्मिलित रूप से। तो इसमें से संसद होगा। अब संसद में क्या आता? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो इसका आंसर संसद होगा। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य में एकल नागरिकता नहीं, ये भी गलत है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये सही है। तो इसका सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय डाक कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? यह अवयस्क बच्चा जिसकी अभिभावक भारतीय नागरिक हैं? नहीं। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी? नहीं। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं, ये मान्य है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका ऐसा है जो नागरिकता समाप्त नहीं करता? क्या क्या है? अभित्याग के द्वारा, अभिप्राप्ति के द्वारा, तीसरा है कुछ महीने के लिए दूसरे देश से दूर यात्रा पर जाना, ये सही है। इसमें निम्न मूल अधिकार से संबंधित निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन एक, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। इसका कारण क्या है? सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। सही उत्तर क्या क्या है? ए और आर दोनों सही हैं।